वचन। वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक को ही वचन कहते हैं। वचन का एक अर्थ कहना भी होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती हैं, ये एग्जाम्पल है। वचन जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है एक वचन, सेकंड होता है बहुवचन। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि क्या है। एक वचन जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, पर्वत, मैं, वह, यह, रुपया, बकरी, गाय, गाड़ी, माली, अध्यापक, केला, चिड़िया, संतरा, गमला, तोता, चूहा आदि जो हैं क्या हैं, ये सभी एक वचन होते हैं। उसके बाद जो है हम बहुवचन की बात करते हैं। बहुवचन जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गाय, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, पेंसिलें, स्त्रियां, बेटे, बेटियां, केले, गमले, चूहे, तोते, घोड़े, घरों, पर्वतों, नदियों, हम, वे, ये, लताएं, लड़कियां, गाड़ियां, बकरियां, रुपए, ये सभी क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। उसके बाद जो होता है आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है जूता। जूता, अब इसको हमें बहुवचन में बनाना है तो जूते होगा। ये इधर लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं और इधर राइट साइड जो है वह क्या है, इधर का एक वचन है और इधर का बहुवचन है। इसमें देख सकते हैं जैसे कि लड़का है, लड़का को क्या कहेंगे, लड़के। यहाँ पर भी देख सकते हैं जैसे बुढ़िया है तो बुढ़ियाएँ, और यहाँ पर भी देख सकते हैं वधू है तो वधुआएँ। मतलब ऐसा है कि एक वचन को बहुवचन में बदलना है और बहुवचन को एक वचन में बदलना है। ऐसा टाइप का आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए हमारा नेक्स्ट है काल। काल के बारे में आपको पता होना चाहिए काल क्या होता है। आप देख सकते हैं काल, काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। अर्थात कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अपूर्ण अवस्था के ज्ञान के रूपांतरण को काल कहते हैं। आप देख सकते हैं काल जो है, काल के उदाहरण है जिसमें फर्स्ट होता है सुनील गीता पढ़ता है, प्रदीप पढ़ रहा है, रमेश कल दिल्ली जाएगा। ये सभी क्या हैं, काल के उदाहरण हैं। काल के भेद होते हैं तीन, वर्तमान काल,
भूतकाल, भविष्यकाल। चलिए सबसे पहले काल को जानते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है भूतकाल। भूतकाल। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं, अर्थात जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि से होती है। उदाहरण, रमेश पटना गया था। पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था। राम ने रावण का वध किया था। ये सभी क्या हैं? भूतकाल हैं। भूतकाल के प्रकार के बारे में जानते हैं कि भूतकाल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा होता है आसन्न भूतकाल, तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल, चौथा होता है पूर्ण भूतकाल, पांचवा होता है संदिग्ध भूतकाल, छठवां होता है हेतुमंद भूतकाल, सातवां होता है समयकालीन भूतकाल। चलिए इसको डीप में समझते हैं। सामान्य भूतकाल, जिस क्रिया के भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का संकेत मिले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं, अर्थात जिसे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध नहीं होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे सामान्य भूतकाल की क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया का व्यापार बोलने से या लिखने से पहले हुआ है। जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे वे सामान्य भूतकाल होते हैं। उदाहरण जैसे मैंने गाना गाया, खिलाड़ी खेलने गए, सीता गई, ये सब क्या है? सामान्य भूतकाल के उदाहरण है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इसे कहा जाता है आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ होता है निकट। जिस क्रिया के अभी अभी या निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं, अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार की निकट समय में समाप्ति का पता चले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं अभी हिसार से आया हूँ, मैंने सेव खाया है, अध्यापिका पढ़कर आई है, ये सभी आसन्न भूतकाल के उदाहरण हैं। उसके बाद आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका था उसे भूतकाल कहते हैं, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। कार्य के पूर्ण होने के स्पष्ट बोध को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं वे पूर्ण भूतकाल होते हैं। उदाहरण, पुष्पा ने नृत्य किया, वह दिल्ली गया था, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, ये सभी क्या हैं? पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलाता है कि
कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था अपितु नियमित रूप से जारी रहा, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता ना चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आए, वे अपूर्ण भूतकाल होते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मोहन मैदान में घूम रहा था, वह हॉकी खेल रहा था, सुनील पढ़ रहा था। यह है। उसके बाद आता है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से अतीत में हुए या करे हुए कार्य पर संदेह प्रकट किया जाए, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं, वे संदिग्ध भूतकाल होते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने पर संदेह हो कि वह पूरा हुआ था या नहीं, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल है, सुनील हिसार गया था, वे फुटबॉल खेले होंगे, बस छूट गई होगी। ये सभी संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण हैं। उसके बाद आता है हेतु मद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से नहीं हुई, उसे हेतुमंद भूतकाल कहते हैं। इसमें पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। पहली क्रिया तो पूरी नहीं होती लेकिन दूसरी भी पूरी नहीं हो पाती। जिसमें क्रिया के होने में कोई शर्त पाई जाए, उसे हेतुमंद भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। उदाहरण, मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती। सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। उसके बाद नेक्स्ट आता है समयकालीन भूतकाल। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और समय का निश्चित बोध होता है, उसे समयकालीन भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, वे पिछले 3 घंटे से टीवी देख रहे थे, वे 2 दिन से खेल रहे हैं। ये सभी क्या हैं? भूतकाल के उदाहरण हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट है वर्तमान काल। वर्तमान काल की अगर हम बात करते हैं तो परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले और क्रिया व्यापार का वर्तमान समय में पता चले, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिसके अंत में ता, ती, ते, है, आते हैं, वे वर्तमान काल कहलाते हैं। आप देख सकते हैं। उदाहरण है, राम अभी अभी आया है, वर्षा हो रही है, शान गाता है। ये सभी क्या है? वर्तमान काल के उदाहरण हैं। उसके बाद आता है वर्तमान काल के भेद। आप देख सकते हैं कि वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा होता है संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा होता है तत्कालिक वर्तमान काल, छठवा है संभाव्य वर्तमान काल। फर्स्ट होता है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता ना चले, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया से क्रिया के सामान्य रूप का वर्तमान में होने का पता चलता है,
उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जिन वाक्यों के अंत में ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ ऐसे शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ राम घर जाता है आया है लास्ट में। वह गेंद खेलता है, ता है आया ही नहीं। सीता पढ़ती है, आया है। तो ये सभी क्या है, सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। उसके बाद आता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहे हैं, रही है, रहा हूँ आते हैं, वे सभी क्या होते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल होते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर, श्याम गेंद खेल रहा है, वह घर जा रहा है, अनीता गीत गा रही है। ये सभी क्या हैं, आप देख सकते हैं, ये सभी जो हैं वह अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हैं। उसके बाद आता है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इनमें हमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का पता चलता है। इनमें हमें क्रिया के व्यापार के तत्काल पूरे होने के बारे में पता चलता है। उसे कहते हैं, मैं फल खाए हैं, उसने गेंद खेली है, वह आया है। ये सभी क्या है, पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हैं। उसके बाद आता है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने या करने पर शक हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, सविता पत्र लिखती होगी, वह गाता होगा, रमा खाती होगी। ये संदिग्ध की बात है। उसके बाद आता है तत्कालिक वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता हो कि कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है तत्कालिक वर्तमान काल के, मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, हम कपड़े पहन रहे हैं। ये सभी क्या हैं, तत्कालिक वर्तमान काल के उदाहरण हैं। उसके बाद आता है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो। इसे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना हो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वह आया हो, वह लौटा हो, ऐसा है। हमारा नेक्स्ट काल है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। आप देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, खाना कुछ देर में बन जाएगा, राजू देर तक पढ़ेगा। ये सभी क्या हैं, भविष्य काल के उदाहरण हैं। भविष्य काल के भेद। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु मंद विषय भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं।
इसमें जो है जिसके अंत में आएगा, आएगी, आएगे आदि आए, इसके उदाहरण है वह खाना खाएगी, ये होते हैं सामान्य भविष्य काल के उदाहरण। उसके बाद आता है संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। आप देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल हैं, शायद कल सुनील आगरा जाए, शायद आज वर्षा हो, शायद चोर पकड़ा जाएगा। ये सभी क्या हैं? संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण है। उसके बाद लास्ट आता है हेतु विषयक काल। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतुमंद विषयक काल कहते हैं। इसमें एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यदि छुट्टियां होगी तो मैं आगरा जाऊंगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, वह आए तो मैं जाऊं। ये सभी क्या होते हैं? हेतुमंद विषय काल है। चलिए हमारा नेक्स्ट और अगला टॉपिक जो है कारक होता है। कारक आप देख सकते हैं, कारक क्या है? कारक का परिभाषा देखिए। कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। जब क्रिया को करने में कोई न कोई अपनी भूमिका निभाता है उसे कारक कहा जाता है। कारक के उदाहरण हैं, राम ने रावण को बाण मारा, रोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने कुत्ते को डंडा मारा। ये सभी क्या है? कारक हैं। चलिए कारक के भेद को समझते हैं कि कारक के भेद कितने प्रकार के होते हैं। कारक के भेद, कारक होते हैं 8 प्रकार के कारक होता है। आप देख सकते हैं जिसमें होता है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये सभी 8 प्रकार के कारक होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट जो होता है उसे कहा गया है करण कारक चिन्ह, यानी कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के दारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे हो। ये सभी क्या हैं? संबोधन के हैं। उसके बाद जो होता है फर्स्ट होता है कर्ता कारक। जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है, अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है। ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल की क्रिया में किया जाता है। कर्ता स्वतंत्र होता है। कर्ता कारक में ने भक्ति का लोप भी होता है। इस पद को संज्ञा या सर्वनाम माना जाता है। हम प्रश्नवाचक शब्दों के प्रयोग से भी कर्ता का पता लगा सकते हैं। संस्कृत का कर्ता ही हिंदी का कर्ता कारक होता है। कर्ता की ने विभक्ति का प्रयोग ज़्यादातर पश्चिमी हिंदी में होता है। ने का प्रयोग केवल हिंदी और उर्दू में ही होता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं।
राम ने पत्र लिखा, ले आया, हम कहाँ जा रहे हैं, मीता ने आम खाया, ये सभी जो हैं कारक के उदाहरक हैं। उसके बाद कर्म की बात करें, कर्म कारक जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को माना जाना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर कर्म का चिन्ह लोप होता है, जैसे बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना आदि क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा तो हो तो को विभक्ति जरूर लगती है।